सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। कक्षा 9 में जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा ये पुस्तक लगी है, उस पुस्तक का ये तीसरा पाठ है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। एक नॉर्मल टॉपिक भी है कि राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन कौन से हुए थे। तो पाठ की हम शुरुआत करेंगे इसके मुख्य शब्द से। इसको एक बार समझ लेते हैं। किसान का मतलब आप जानते हैं कि जो कृषि कार्य करता है उसको किसान कहते हैं। ज़मीन में जो खेती करता है, फसल उपजाता है, अन्न उपजाता है, वो किसान कहलाता है। और आंदोलन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ आंदोलन का है इधर से उधर जाना, मूवमेंट करना। दोलन शब्द से ये शब्द बना है आंदोलन। और हम इस पाठ की दृष्टि से या आंदोलन का जो एक शाब्दिक अर्थ है व्यवहार में जो दिखाई देता है, उस अर्थ को हम जानते हैं। तो संगठित रूप से जब कोई समूह संगठित रूप से अपनी बात को मनवाने के लिए जो कोई संघर्ष करता है, वो अन्याय के खिलाफ हो सकता है, कोई नियम कानून के खिलाफ हो सकता है जो उनको ठीक नहीं लग रहा है, इसके लिए वो लोग संगठित होते हैं और सामूहिक रूप से उसका विरोध दर्ज करवाते हैं। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। शांतिपूर्ण है, कई बार अहिंसात्मक आंदोलन चलता है, कई बार वो हिंसा का रूप भी ग्रहण कर लेता है। तो संगठित रूप से अपनी बात को मनवाने के लिए जो संघर्ष किया जाता है वो कहलाएगा आंदोलन। तो राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन यानी किसानों ने जो आंदोलन किए थे, अब किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? किसान का मुख्य काम तो क्या है? अपनी खेती करना है। अब उसको आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई न कोई उसके खिलाफ कोई बात हुई है जो उसको पसंद नहीं आई, जो उसके लिए ठीक नहीं थी। तो राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आया। यानी आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि जब अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किया था तो उन्होंने यहाँ पर किसान, चाहे आदिवासी हो, चाहे जनता थी, यहाँ के नवाब थे, रियासत के राजा थे, सबको उन्होंने अपनी नीतियों से परेशान किया था, उनको दुखी किया था। क्योंकि अंग्रेज़ों का एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के इंग्लैंड लेके जाना। इसीलिए वो आए थे, भारत का भला करने के लिए नहीं आए थे, इसी उद्देश्य के लिए आए। इसलिए राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का जब आधिपत्य हो गया तो इसकी स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे। अब इसमें जनता को नुकसान कैसे हुआ? जो उस समय रियासत के राजा थे राजस्थान में, अब उनको किसी से लड़ाई करनी है या कोई युद्ध किसी से लड़ना है, वो तो काम उसका हो गया ख़त्म, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। और उन अंग्रेज़ों ने उनको कहा कि आप हमें कोई नजराना है और है वो देते रहिए, और उनके प्रत्येक के दरबार में उन्होंने अपना एक एक प्रतिनिधि छोड़ दिया। उस प्रतिनिधि को कहते थे उस समय रेजिडेंट। अब वो उनकी पूरी शासन की ओर की जानकारी रखता था, एक प्रकार से वो नियंत्रण रखता था। और राजा अपने आप को सुरक्षित मानने लगे। अब उनको न तो कोई पड़ोसी राज्य से लड़ाई करनी है, न किसी से युद्ध करना है। तो अब राजा हो गए एकदम निश्चिंत, तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। तो उनकी, क्योंकि उस समय भारत अभी भी लगभग 80-85% जनता यहाँ की कृषि करती है, तो उस समय तो ये संख्या और भी बहुत ज़्यादा थी। ये संख्या 95-96% या उससे ज़्यादा थी। तो अधिकांश जो जनता किसान थी उसके प्रति वो निरंकुश होने लगे। निरंकुश का मतलब है कि वो राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, राज्य के नियम कानून, कोई कर उनसे लेना है, लगान है, उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अपने लगान इकट्ठा करना, कर इकट्ठा करना, उसी से मतलब था। और जनता उससे परेशान हो रही है या नहीं हो रही है, वो उन पर कोई असर नहीं डाल रहा था। तो वो हो गए निरंकुश। और अब राजा के ऊपर किसी का नियंत्रण भी नहीं रहा, क्योंकि राजा को अंग्रेज़ों से एक प्रकार का अभयदान मिल गया था। अब उनकी जवाबदेही किसके प्रति थी? अंग्रेज़ों के प्रति। और अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था? धन। तो जितना उन वो राज्य के लिए निर्धारित करते थे उतना वो पैसा उनको भेजते रहते थे, इसलिए अंग्रेज़ों को कोई मतलब नहीं था।
अब इसके बीच में बिसी गई जनता। तो किसान जनता के प्रति जो राजा थे वो निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। अंग्रेजों की क्या नीति थी? यहाँ से भारत से कच्चा माल तो खरीदना और उसको कहाँ भेजना? इंग्लैंड भेजना, और वहाँ से तैयार माल होकर आना। अब कच्चा माल सस्ता यहाँ से जाता था, तैयार माल महंगा आता था। तो अब जनता का जो सामान होता था कच्चा माल, वो तो सस्ते कीमत पे जाता, उनको खरीदना पड़ता, वो महंगा सामान मिलता था। तो और इसलिए यहाँ जो कोई छोटे मोटे कुटीर उद्योग लगे हुए थे, लगभग पूरा भारत उस समय स्वावलंबी था। प्रत्येक गांव अपने आप में स्वावलंबी था, सब गांव अपने उस गांव में होते थे। वो सारे के सारे कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद हो गए और भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। अब जब कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए तो सारा का सारा भार किस पे पड़ गया? खेती पर पड़ गया। और वहीं से लोगों की आमदनी होने लगी, वहीं से उनका पेट भरता। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। और जब किसान परेशान हुए तो फिर हमने प्रारंभ में बात की थी, संगठित रूप से जब किसी बात का विरोध किया जाता है तो वो कहलाता है आंदोलन। तो फिर किसानों ने संगठित रूप से ये जो सारी उनकी परेशानी थी उसका उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब कहाँ कहाँ विरोध हुआ उसको हम एक एक इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये जो बिजोलिया है ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे और यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे और पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ आस्था थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंददास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारण से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। अब उन्होंने क्या क्या किया उसके अंतर्गत? बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। पहला, प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक का। 1897 से 1915 यानी ये हो गए 18 वर्ष। ये पहले चरण के हो गए 18 वर्ष। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन का जो दूसरा चरण था वो 1915 से प्रारंभ हुआ और 1923 तक चला। तो पहला चरण था 18 वर्ष का, दूसरा चरण 15 से लेके 23 तक, तो ये हो गए 8 वर्ष दूसरे चरण के। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। पहला जो आंदोलन का चरण था उस समय तो स्थानीय लोगों ने इसको टैकल किया था। दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ये आंदोलन संचालन किया गया। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था जो 1941 में समाप्त हुआ। अब 1915 से लेके 23 तक दूसरा चरण था और 23 से लेके 41 तक, तो इसके फिर हो गए 18 वर्ष। तो कितने वर्ष का ये आंदोलन हो गया? 18 और 8 26 और 34 यानी 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला। कितना लंबा आंदोलन हो गया। कब से प्रारंभ हुआ? 1897 से प्रारंभ हुआ और 1941 को ये आंदोलन समाप्त हुआ। और तीसरा चरण था इसका पराभव काल, यानी जब ये आंदोलन एकदम अपने कमज़ोर स्थिति में आ गया, वो होता है पराभव। तो 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के अब हुआ क्या, आंदोलन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, अब इसकी बात स्टार्ट होगी। या आप ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कि 3 इसके आंदोलन के चरण थे। पहला चरण 18 वर्ष चला जिसमें स्थानीय लोगों ने आंदोलन को लीड किया, और दूसरा चरण 8 वर्ष चला, उस समय राष्ट्रीय स्तर के जो लोग थे उन्होंने इसको लीड किया। और तीसरा चरण इसका पराभव काल था, वो भी 18 साल का था, उस समय ये बिल्कुल अपनी कमज़ोर स्थिति में रहा। तो कैसे प्रारंभ हुआ?
1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में इकट्ठे हुए। ध्यान से सुनिए, एक कहानी की तरह है ये। गिरधरपुरा गांव में 1897 में इकट्ठे हुए। अवसर कौन सा था? एक मृत्यु भोज का। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतृप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस प्रकार का कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने सीधे आंदोलन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमारी जो सारी समस्याएं हैं उसके बारे में हम उदयपुर जाके महाराणा फतेह सिंह को बताएंगे और उनको कहेंगे कि आप हमारी ये समस्याएं दूर कीजिए। लेकिन उन्होंने ये काम किया, इसका कोई परिणाम निकला नहीं। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला और बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ से दबा होता है। यहाँ शब्द है लाग। तो लाग का मतलब है विभिन्न प्रकार के जो टैक्स उन पर लगे हुए थे, कर लगे हुए थे, उसको यहाँ पे लाग कहा गया है। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी नाम से लगा दिया। चंवरी कर। आप यदि इन करों के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ेंगे तो इतने इस प्रकार के कर थे कि किसान उनसे परेशान ही रहते थे। प्रत्येक अवसर पर उनको कोई न कोई कर उनको देना ही पड़ता था। तो उन्होंने एक नया कर लगा दिया राव कृष्ण सिंह ने 1903 में। अब चंवरी कर कब लगा आप याद भी रख सकते हैं, 1903 में, और राव कृष्ण सिंह ने लगाया। अब ये चंवरी कर क्या था? हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर, किसान की किसी लड़की का विवाह होता या कोई भी जो नागरिक था वहाँ का, उस राज्य का, उस लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना लिखा है, यानी या तो 13 था या 5, कई जगह 5 रुपये लिखे पड़े, आप इसको 13 मानिए, पर 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। अब लड़की का विवाह कर रहा है तो 13 रुपये उसको जमा कराने पड़ रहे हैं। और ये बात कब की है? 1903 की। तो 1903 में 13 रुपये कितने होते थे? 1903 के 13 रुपये आप मान के चलिए कम से कम आज के हिसाब से वो हज़ारों रुपये हो गए। आज के हिसाब से हज़ारों रुपये उसका मूल्य हो गया। फिर ये 13 रुपये उनको जमा कराने पड़ते थे। कौन से कर के नाम से? कौन सी लाग के नाम से? चंवरी। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। अपनी लड़की की शादी कर रहा है वो। आज ये संभव है क्या कि कोई अपनी लड़की की शादी करे तो कहीं जाके उनको हाथ जोड़ के ऐसे करे? ये आप देखिए कि लोगों ने कितने कितने उस समय कष्ट सहन किए थे। तो ठिकाने पे 13 रुपये जमा करवाने पड़ते चंवरी करके। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक ही था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। यानी मूक विरोध का मतलब होता है कि कर नहीं देना और है, इस प्रकार से थोड़ी आनाकानी करना। कोई ज़्यादा उन्होंने हू हल्ला नहीं किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। जब उन्होंने चंवरी कर लगा दिया तो किसानों ने कहा कि हम 2 साल तक हमारी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि कर कब लगना था? जब लड़की की शादी करेंगे। तो शादी नहीं करेंगे तो कर कहाँ से देना है? तो एक प्रकार से ये मूक विरोध हो गया। 2 वर्ष तक अपनी कन्या का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। अब किसानों को अपनी शक्ति का एहसास कैसे हुआ? जब 2 साल तक उन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह नहीं किया तो राव ने क्या किया? कुछ रियायतें दे दी। तो किसानों को लगा कि उन्होंने 2 साल तक जो काम किया, विरोध किया एक प्रकार का, उस विरोध के कारण से राव ने कुछ रियायतें दिए। अब उनको अपनी ताकत का एहसास हो गया कि हम कुछ से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। अब एक और यहाँ पे टैक्स हो गया, तलवार बंधाई। आप आश्चर्य करोगे, ऐसे अजीब अजीब इस पे टैक्स लगे हुए हैं कि किस प्रकार से लोग वहाँ उस समय जीते थे। तो तलवार बंधाई का जो रकम थी वो भी जनता पे भार डाल दिया।
किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। अब दमनकारी नीति क्या कहेंगे? पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, मारपीट की, ये हो गया दमनकारी नीति। विरोध के कारण से जबरदस्ती किसी का विरोध दबा देना। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया और अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, यानी छोटी उम्र का था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर से कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालत जैसे थे वैसे ही थे, यानी जस के तस थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। तो प्रथम चरण में क्या हुआ, यानी एक प्रकार से इसकी प्रस्तावना बनी, हल्का फुल्का उन्होंने विरोध किया था, उनको एहसास हुआ कि हम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई उनको विशेष लाभ नहीं हुआ, लेकिन एक प्रकार से ये एक जमीन तैयार हो गई थी कि आंदोलन आगे हो सकता है। ये था आंदोलन का पहला चरण। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम था इसका भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। तो ये आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया और आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्राचारिणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया गया। पुस्तकालय आप जानते हैं, जहाँ पुस्तकें मिलती है, पढ़ते हैं, पुस्तकों का संग्रह होता है। और पाठशाला विद्यालय हो गया। एक अखाड़ा चालू किया। अखाड़ा क्या होता है? ये कुश्ती की जाती है। हाँ, अखाड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ कुश्ती की जाती है, व्यायाम किया जाता है, यानी शरीर को ताकतवर बनाने के लिए। तो अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। कौन से? पुस्तकालय, पाठशाला और अखाड़ा, ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए और उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया और उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा के लिए उन्होंने एक प्रकार से अपना समय देना प्रारंभ कर दिया। और इसके लिए उन्होंने पथिक जी से दीक्षा ले ली। किस चीज़ की दीक्षा? कि मैं आजीवन देश सेवा करूंगा। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। और पथिक के साथ वो किसानों को संगठित करने के काम में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। किसको करते थे? महात्मा जी। विजय सिंह पथिक को। तो महात्मा जी कहकर किसको संबोधित किया जाता था या किसको उपनाम दिया था, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। विजय सिंह पथिक, आप इसका ध्यान रखिएगा। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे और इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजा दिया। बिगुल बजाने का मतलब ये नहीं है कि कोई बाजा लेकर उन्होंने बजाना शुरू कर दिया था। क्रांति का बिगुल बजाने का मतलब है उन्होंने आंदोलन को जोर शोर से प्रारंभ कर दिया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। अब बेगार का क्या मतलब होता है भाई? काम करा लेना और रुपए न देना। हाँ, बिना पैसे लिए या बिना मजदूरी दिए किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना। ज़बरदस्ती भी शामिल है उसमें, उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसे काम कराया जा रहा है, वो कहलाएगा बेकार। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे और ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। अब किसको अंदर डाल दिया था जेल में? नारायण जी पटेल।
ये किसान थे, उनको बेगार के लिए वो लेके गए तो उन्होंने मना कर दिया तो फिर जो कर्मचारी थे राज्य के उन्होंने उनको जेल में डाल दिया तो किसान इकट्ठे होके गए और जब वो गए तो वो कर्मचारी भयभीत हो गए और जेल से उनको छोड़ दिया। अब ये उनकी एक पहली विजय थी कि उसको पकड़ा, वो इकट्ठे होके गए और उनको सफलता मिल गई। इसके बाद में पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया और इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। समाचार पत्र में भी इसकी हमें न्यूज आने लगी, एक उन्होंने कॉलम ही बना दिया, उसमें रोजाना इसके समाचार आते इस किसान आंदोलन के, तो इसका लोगों को और जानकारी होने लगी। अब महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया गया और पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। अब ये जो आंदोलन एक प्रकार से उपेक्षित रूप में था, उसको राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की पहचान मिल गई और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की जानकारी के लिए अपने निजी सचिव को भेज दिया। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। आरंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। यानी ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि एक जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है उससे निपटने के लिए एक जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको पहले ख़त्म करें, ताकि सब जगह आंदोलन चलेंगे तो फिर उनके लिए स्थिति ठीक नहीं होगी। तो अंग्रेज़ों ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता वार्ता संपन्न हुई। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। कुल कितनी लागें थी आपको पता है? लगभग कह जाए कि 80 से ऊपर लागतें थी, 80-85 लागतें थी। 35 तो समाप्त कर दी गई। फिर भी कितनी रही उनके, जो कितने प्रकार के टैक्स रहे उनके पास में? लगभग 50 प्रकार के टैक्स और बच गए, तो 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन यह समाप्त हो गया। अब ये था इसका कौन सा चरण? दूसरा चरण। यहाँ उनको कुछ सफलता मिली। अब उसकी किस प्रकार से क्रियान्वित हुई और फिर आगे कैसे आंदोलन फिर से चला, इसको अपने और देखते हैं। अब जैसे ही राष्ट्रीय स्तर पे असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया। जो किसानों के साथ समझौता किया था, 35 प्रकार की लागें समाप्त की गई, कई और भी रियायतें दी थी, जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ वो इस समझौते के प्रति उदासीन हो गए और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से
कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए कुछ पहल आवश्यक थी, तो 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया और किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये हमने बिजोलिया आंदोलन हमने पढ़ लिया, किस प्रकार से बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने संघर्ष किया और उनको कुछ उसमें सफलता मिली। अब दूसरा आंदोलन है वो है बेगू किसान आंदोलन। यह मेवाड़ में हुआ और 1921 ईस्वी में हुआ। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग, बाग, बैठ, बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। बेगू किसान 1921 में मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान पर इकट्ठे हुए और सामंती दमन चक्कर चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद हो गए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के ठिकानेदारों ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। इस प्रकार ये कम समय का आंदोलन था और इसमें उनको सफलता मिली। और एक तीसरा आंदोलन है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। वहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ थीं, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर और मेव। ये समान हैसियत रखती थी, सबकी बराबरी थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि होगी और भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में इकट्ठे हुए और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब अगला है मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। गुड़गांव के चौधरी यासीन खान, इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया और राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया गया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र हो गया। 1937 ईस्वी में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व और अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का भी समाधान उनका कर दिया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन और नीमू चना हत्याकांड की। अलवर किसान आंदोलन और नीमू चना हत्याकांड 1921 से लेकर 1925 तक के समय में ये आंदोलन चला। इसमें क्या थी कि अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था। अब रोधों का मतलब है एक ऐसा बंद स्थान जहाँ उनको रखते थे। ये सूअर किसानों को खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या से निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचना गांव में इकट्ठे हुए और उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया
उसे डायरवाद, गहरा और व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद में अगला आंदोलन था बूंदी राज्य में भी आंदोलन चला। तो बूंदी राज्य में किस प्रकार से आंदोलन चला इसकी भी बात कर लेते हैं। बिजोलिया और बेगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें लगभग 25 बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया और इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता निन्नूराम के हाथों में था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्कर की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव के किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी का प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई और बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग और बेगार में भी कुछ रियायतें दी गई। अब किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियासतों से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ का मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर से बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुज्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग उन्होंने बंद कर दिया और आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं जयपुर राज्य में जो किसानों का आंदोलन चला उसकी हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसान की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। पूरे राजस्थान में दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावटी, सांभर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे और किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ, यानी किसान आंदोलन सीकर में प्रारंभ हुआ। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए। वह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी सारे के सारे जो आंदोलन थे वो विश्वासघात के कारण से हुए। पहले जितने भी शासक थे उन्होंने उनको कुछ विश्वास दिलाया कि उसमें छूट दे देंगे, लेकिन किया नहीं। इससे ये आंदोलन फिर से प्रारंभ हुए। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के शिक्कर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और शिक्कर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वे अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें और राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिससे छोटी जरीब का उपयोग किया गया। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। अब जरीब की लंबाई के मामले को लेकर और भूमि कर में की वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लग गया। यानी जो नाप का जो पैमाना था उस पैमाने के साथ इन्होंने छेड़खानी कर दी। अक्टूबर 1925 ईस्वी में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर संवाद किया, उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया।
भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व पर अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। कितना बड़ा कार्यक्रम था। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सिक्कर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया और राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। देखिए, राव राजा ने महायज्ञ की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। अब जो किसान थे वो और इससे भड़क गए, तो इससे किसान और शासकों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा किए भाषणों में ठिकाने की नीति की आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार करके उसे 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया और सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सातिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। ये देखिए विशेष बात है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। ये भी आप एक प्रश्न के रूप में भी आ सकता है कि अध्यक्षता किसने की थी। अप्रैल 1935 में सिक्कर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम में भूमि, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, कुदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टीकूराम और लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। अब आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सिक्कर ठिकाने की नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य आरंभ किया गया और किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार भी करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना और गौरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भेरूपुरा और लेखराम कसवाली। इस बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डुंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, अमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इस प्रकार डुंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावाटी के जो किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उनको मुक्त कराएं। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित कर दी। नाजिम ने किसानों की शिकायत की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिए। परिणाम स्वरूप 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। अब सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करने की भी उन्होंने व्यवस्था की। इसके बाद में जो मारवाड़ में
किसान आंदोलन चला उसकी बात करते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों और शेखावाटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांग का समर्थन किया और सरकार की आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया, बहुत उनके साथ में क्रूर व्यवहार किया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय किया गया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। और सोजत के मीठालाल और विजय शंकर कटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा यानी ये डाबड़ा डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछुआ, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियों व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया। नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की गई। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई, यानी इतना क्रूर व्यवहार किया गया। तो स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया भी होनी स्वाभाविक है, और इस प्रकार से जब व्यवहार होता है तो आंदोलन हिंसा का रूप भी धारण कर लेते हैं। अब बीकानेर किसान आंदोलन क्या हुआ था? बीकानेर का किसान आंदोलन किस प्रकार से हुआ, इसकी हम बात करते हैं। बीकानेर राज्य में कुल उस समय 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सिक्कर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन और सिक्कर में 20 से 29 जनवरी 1934 के ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी और किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजा मंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव चूरू के पास है ये के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और जब वह आबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जून 1945 में हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया गया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंत तो गोतवा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया 4 जनवरी 1948 में। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और वे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसी नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। 30 जून से 1 जुलाई 1946
इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बिरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए और कागड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई और अंततः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है। कुंभाराम आर्य है, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेकार को न्याय देने का विकल्प बचाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों ये पुस्तक भी लिखी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी इसमें उनका यह हित जारी रहा था। तो देखिए, हमने जो अभी ये राजस्थान में जो किसान आंदोलन की हमने बात की थी, पूरे राजस्थान में किसानों के आंदोलन चले थे। इसका सार इन आंदोलनों का एक ही है कि सारे के सारे आंदोलन जो उनके ऊपर अनावश्यक रूप से जो किसानों का शोषण किया गया था, अत्याचार किया गया था, उनके खिलाफ थे। इसमें कहीं भी किसान की कोई गलती नहीं थी। सारा का सारा जो दोष था वो निरंकुश प्रशासन का था और निरंकुश प्रशासन का विरोध करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से आंदोलन का रास्ता अपनाया। और अपने ऊपर जब अत्याचार होता है तो उसको विरोध करना भी चाहिए और किसानों ने उसमें बिल्कुल सही किया, क्योंकि यदि कोई जीवित व्यक्ति है तो वह अत्याचार का विरोध भी करेगा। और जहाँ जहाँ उन्होंने अत्याचार का विरोध किया उसमें कुछ उनको सफलता भी मिली, लेकिन उस समय जिस प्रकार का प्रशासन था और उस समय देश आज़ाद नहीं था, तो जो उस समय राजा थे वो राजा भी निरंकुश थे। उनको अंग्रेज़ों की तरफ से पूरी छूट प्राप्त थी और उसके कारण से उन्होंने आंदोलनों को कुचला। तो कुल मिलाकर इससे सार यही निकलता है कि उस समय लोग संघर्ष करने के लिए उसमें भी लालायित थे और उन्होंने संघर्ष किया। और ये संघर्ष का ही ये परिणाम है कि उसके बाद में लगभग जो विभिन्न प्रकार की लाग बाग से उनको बेगार से जो किसानों का शोषण किया जाता था उसमें रोक लगी। कुछ तो उसी समय आंदोलन के कारण से समाप्त कर दी गई थी और बाकी जब देश आज़ाद हुआ तो तुरंत ही सारी की सारी वो हट गई थी। तो इससे पूरा का पूरा सार यही निकलता है कि किसानों ने बहुत कष्ट सहन किए। और एक बात इसमें और ध्यान में आती है कि जब भी प्रशासन की ओर से राज्य की ओर से उनके साथ समझौता किया गया तो उन्होंने तुरंत ही उसको स्वीकार किया, लेकिन बाद में प्रशासन ने उसकी पालना नहीं की और उसको लागू नहीं किया। उसके कारण से फिर से किसानों में गुस्सा आया। तो ये पूरे राजस्थान में किस प्रकार से किसान आंदोलन हुए उसकी हमने बातचीत की है। और वर्तमान में अब भी ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो यानी कि जब भी कुछ न कुछ गलत होता है किसानों के साथ में, उनको लगता है तो वो संगठित होकर उसका विरोध करते हैं और संगठित होकर विरोध करना ही आंदोलन होता है। तो इससे ये पता लगता है कि राजस्थान भी उस समय भी पीछे नहीं था आंदोलन करने में। और एक इसमें और अच्छी बात है कि महिलाएं भी पीछे नहीं थी कि सीकर में जो कार्यक्रम हुआ था 10,000 महिलाएं उस समय आंदोलन में थी, एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात भी है कि महिलाएं भी उसमें पीछे नहीं थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन, राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, किसानों का संघर्ष है, ये इससे आपको जानकारी हुई है, आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको गर्व भी हुआ होगा कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। राजस्थान के लोग भी, किसान भी कभी भी उन्होंने अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं किया और हमेशा अन्याय अत्याचार का उन्होंने
शालीनता के साथ में उन्होंने जवाब दिया है।